जय हिंद दोस्तों। आज है संडे और संडे को मैं लेकर आता हूँ प्रश्नों की श्रृंखला, जिसे आप टेस्ट के रूप में देखते हैं। और आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, जिससे मुझे खुशी नहीं होती है। यदि आप कमेंट करते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये जो आप सीरीज देख रहे हैं, ये तीसरा भाग है। इससे पहले 2 भाग आ चुके हैं। इस सीरीज में आपको 1000 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी, जो 1 to 5 और 6 to 8 झारखंड टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और यह सीरीज पर्यावरण अध्ययन, जिसे ईवीएस के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और इनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे कुछ सेकंड। आप क्या करें, एक पेन पेज ले लें और बैठ जाएं, क्योंकि देखिए, तैयारी करनी है तो ज़बरदस्त करनी है। ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का। ऐसा तैयारी कीजिए कि आपको इस बार में ही टेट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप पेन पेपर लेकर के रेडी हो जाइए। मैं एक एक प्रश्न देते जाऊंगा और कुछ सेकंड में आपको आंसर भी बताऊंगा। आपने चेक करना है कि आपको खुद से कितने आते थे। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा, मेरा दावा है कि वीडियो पसंद आएगा। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, शेयर भी करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये है पहला प्रश्न, जल में जीवों को जीवित रहने के लिए BOD कितना होना चाहिए? BOD यानी बायो ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन है 4%, ऑप्शन 2 5%, ऑप्शन 3 6% और ऑप्शन 4 7%। तो जब तक आप जवाब दे रहे हैं तब तक आप समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, पानी में जब जलीय जीव रहते हैं तो उसके पानी के ऊपर कुछ जलीय पौधे आ जाते हैं, और वो जो जलीय पौधे होते हैं छाप लेते हैं, पानी के स्तर को छाप लेते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर रहने वाले जीवों को उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, वो मरने लगते हैं। तो यहाँ ये कहा है कि यदि कोई जलीय जीव है तो उन्हें कम से कम कितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए जिंदा रहने के लिए, वही आपको परसेंट में बताने हैं। तो इसका सही उत्तर है 4%, है ना। इसका सही उत्तर क्या है? 4% है कि कम से कम 4% ऑक्सीजन उस पानी में होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है, यानी किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में, दूसरा है डेसिबल में, तीसरा है कूलम में और चौथा है एम्पियर में। यह आप बताएंगे। आपको कुछ सेकंड मिलते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, है ना। किसमें? डेसिबल में। जो डीजे बजता है वो लगभग 90 से ऊपर डेसिबल का होता है, 90 110। तो इसीलिए जो ध्वनि 90 डेसिबल से ऊपर हो उसे हम कहेंगे शोर, यानी वो एक प्रकार का ध्वनि प्रदूषण है। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। नेक्स्ट है, इटाई रोग किसके कारण होता है ना। ये एक बीमारी है, इटाई रोग। ये किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण, रेडियम के कारण, या यूरेनियम के कारण, या पोटेशियम के कारण? इसका जवाब देंगे। तो इसका जवाब है कैडमियम के कारण। कैडमियम के कारण इटाई नामक रोग होता है। मैंने पहले ही कहा था कि आज का वीडियो ज़बरदस्त होने वाला है, तो फटाक से एक लाइक कीजिए। सबसे पहले एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अंत में आप जरूर, मुझे आशा है कि इस बार आप कमेंट जरूर करेंगे कि आपका वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह के वीडियो मैं दूंगा आपको। धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ठीक है, धान का खेत है तो धान के खेत में कीचड़ होंगे, है कि नहीं, और उसमें जड़ वगैरह सड़ेगा। तो ऐसे जगहों में कौन सी गैस निकलती है? इथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या मीथेन? जवाब दीजिए। तो धान के खेतों में मीथेन गैस निकलती है ना। मीथेन कहाँ निकलता है? जहाँ सड़े गले कीचड़ होते हैं, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, जहाँ दलदल होता है, जहाँ गोबर गैस होती है, वहाँ से मीथेन रिसना शुरू हो जाता है।
चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? यानी प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था एक, उसी तरह प्रोजेक्ट एलिफेंट भी हुआ था, वो कब शुरू हुआ था? 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में? प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी को बचाना था, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुई थी। मैं अभी वीडियो ला रहा हूं आप लोग के लिए, ये तो टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज के अलावे मैं और भी वीडियो लाता हूं, जैसे खोटा का वीडियो लाता हूं। इसके अलावे मैं किसका लाता हूं? इसके अलावे मैं लाऊंगा, अब आने वाला है असहयोग आंदोलन पर मैं वीडियो बना रहा हूं। फिर जितनी तरह की घटनाएं हैं उस पर भी वीडियो आपको मिलेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन पर मिलेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन पर मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। भूत तापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीकरणीय या अनवीकरणीय? भूतापीय ऊर्जा है ना, तो भूतापीय यानी जिससे ताप होता है, समझिए बात, धरती गर्म हुआ उससे ऊर्जा निकली, तो ये किस प्रकार का ऊर्जा है? ये नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, संभाव्य है या स्थानिक है? तो इसका सही जवाब है नवीकरणीय। हर बार धरती गर्म होगी और हर बार उससे ऊर्जा निकलेगी। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है? यानी प्रतिशत में आपको बताने हैं कि भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है। 24.16%, 28%, 34.71% और 30.11%। ये 7 नंबर का सवाल है और ये कई बार पूछा गया है कि भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है। तो इसका सही जवाब है 24.16%। कितना है? 24.16%। नेक्स्ट है 8वां सवाल, भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है? सघन वन वाला राज्य मतलब सबसे ज़्यादा जंगल वहीं पर है, तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा है असम। इसका जवाब देंगे आप। तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा घना वन किसमें है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला CO होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है या द्वितीय प्रदूषक? देखिए द्वितीय लिखा गया है, यहाँ पूछ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है या द्वितीयक। देखिए याद लिखा गया नहीं, या द्वितीयक होगा, ठीक है, प्राथमिक या द्वितीयक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार का प्रदूषक है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है। कैसा प्रदूषक है? प्राथमिक प्रदूषक। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर अभी हमने देखा, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, अब है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था क्या 1971 में या 1972 में या 1973 में या 1974 में? तो इसका सही जवाब है 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो 1973 में। नेक्स्ट है जैव मंडल के लिए आरक्षित, देखिए आरक्षित बोला है, ऐसा नहीं कि आरक्षित नहीं बोला है। शीत रेगिस्तान कहाँ स्थित है? यानी उसमें वैसा रेगिस्तान, ठंडा वाला रेगिस्तान जो जैव मंडल के लिए आरक्षित किया गया था, रिजर्व है वो। 1 नंबर हिमाचल प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा झारखंड। तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। अगले सवाल की ओर चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं सवाल से पहले। किसके बारे में? शीत रेगिस्तान के। भारत ने 2009 में
हिमाचल प्रदेश के शीत रेगिस्तान को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया? 20 सितंबर 2010 को पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सस्चलम पहाड़ियों को 17वीं जीवमंडल आरक्षण के रूप में नामित किया गया। पन्ना मध्य प्रदेश को 25 अगस्त 2011 को 18वें स्थान पर नामित किया। यानी हिमाचल प्रदेश वाला कौन सा है? 17वें स्थान पर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 2,4-D क्या है? 13 नंबर का सवाल है। 2,4-D क्या है? उर्वरक है, खरपतवारनाशी है, पीड़कनाशी है, कीटनाशी है। जब तक आप जवाब दे रहे हैं मैं चर्चा कर लूँ। उर्वरक होते हैं एक प्रकार का बोरा वाला खाद, जैसे यूरिया, DAP, पोटास। खरपतवारनाशी है जो अनवांछित पौधों को मारता है, जैसे धान में घास हो गया उसको मारेगा। पीड़कनाशी है जो छेद करते हैं, जो पौधों को छेद करते हैं या अनाज को छेद कर देते हैं, वो पीड़कनाशी है। पीड़क कहलाते हैं, उसको मारने वाला। और कीट जो होते हैं जो उड़ते हैं, इसको इंसेक्ट कहते हैं, जैसे मक्खी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, मधुमक्खी हो गया, ये होता है कीटनाशी। तो 2,4-D क्या है? तो 2,4-D है खरपतवारनाशी, है ना। ये क्या है? वीड किलर, इसको वीडिसाइड भी कहा जाता है, वीडिसाइड। ये खरपतवारनाशी है और ये गेहूं के फसलों में छिड़का जाता है, धान के फसलों में छिड़का जाता है, और जो भी फालतू से घास वगैरह है वो गल जाते हैं, लेकिन धान को कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है ह्यूमेलिन क्या है? ह्यूमेलिन क्या है? मानव जनित प्रदूषक है, प्राकृतिक प्रदूषक है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? ह्यूमेलिन के बारे में बताना है। ह्यूमेलिन एक मानव जनित प्रदूषक है, यानी मानवों द्वारा बनाया गया प्रदूषण। जैसे प्लास्टिक हो सकता है, जैसे और भी, जैसे कि जहर छिड़ते हैं अनाजों में, वो हो सकता है, या और भी कई सारे, जैसे थर्मोकोल है। तो ये सब मनुष्यों ने बनाए हुए हैं, और मनुष्यों द्वारा बनाए गए प्रदूषकों को ह्यूमेलिन कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पेस डेब्रिस से आप क्या समझते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। स्पेस डेब्रिस क्या है? अंतरिक्ष में एलियन है, अंतरिक्ष में यात्री है, या अंतरिक्ष में यान है, या अंतरिक्ष में कूड़ा करकट है? इसका जवाब देंगे। तो इसका सही जवाब है अंतरिक्ष में कूड़ा कचरा। देखिए स्पेस डेब्रिस, आप समझिए, जब अंतरिक्ष यान चल रहे हैं, जब अंतरिक्ष यान जलते हैं तो उससे कुछ ना कुछ तो अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा, और पत्थर के टुकड़े, बहुत सारे चीज़ होते हैं अंतरिक्ष में, या स्पेसशिप के कुछ टुकड़े, पार्ट्स। तो ये सब क्या है? अंतरिक्ष में भी कचरा फैल रहा है। जिस प्रकार इस पृथ्वी पर मनुष्यों ने कचरे का भंडार लगा दिया, अब अंतरिक्ष पर भी लगा रहा है, और वो साथ साथ घूमते रहते हैं। इसे ही कहते हैं हम स्पेस डेब्रिस। चलिए आप इसको देखिए, ये है, देख रहे हैं आप? तो ये है स्पेस डेब्रिस। आप देख लीजिए कितने सारे चक्कर लगाते हैं। संयुक्त राज्य स्पेस सर्विलांस नेटवर्क के अनुसार अंतरिक्ष में 10 सेंटीमीटर से बड़े 23,000 तथा 1 सेंटीमीटर से बड़े 5 लाख तथा 1 मिलीमीटर से बड़े इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो करोड़ है। 1 करोड़ इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, हाँ है ना। 1 करोड़ अंतरिक्ष मलबे बिखरे पड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्यों ने कहीं भी नहीं छोड़ा है, इसको कहीं भी से नहीं छोड़ा है। पृथ्वी को तो बर्बाद किया ही किया, अब अंतरिक्ष को भी बर्बाद करने पे जुड़ा हुआ है। तो यही है, अंतरिक्ष में जो कचरा होता है उसे ही स्पेस डेब्रिस कहा जाता है। अगला सवाल है कृत्रिम वर्षा कराने में कौन सा तत्व शामिल है? यानी कृत्रिम वर्षा, और ये बहुत धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है ऐसे क्षेत्रों में जहाँ बारिश नहीं होती है। ऐसे अब तो देशों में भी होने लगी, ऐसे देशों में जहाँ बारिश नहीं होती है, हवाई जहाज से कुछ केमिकल का छिड़काव किया जाता है बादलों पर, और झमाझम बारिश होती है। तो ये किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? चांदी और नाइट्रोजन का, एजीमिस चांदी होता है।
चांदी और आयोडीन का, तो सिल्वर आयोडाइड हुआ और सिल्वर नाइट्राइड हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ, या इनमें से कोई नहीं। तो कृत्रिम वर्षा के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब है कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड यानी AgI, सिल्वर आयोडाइड। आपसे तत्व पूछे गए थे इसलिए मैंने अलग अलग रखा। आप इस तस्वीर को देखिए, है ना, आप इस तस्वीर को देखिए जरा सा। यहाँ पर ये देखिए बादल हैं और ऐसे इलाकों में बारिश नहीं हो रही थी, तो हवाई जहाज से आया और सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया, जिसकी वजह से बादल बरसने शुरू हो गए। आपने समझा कि क्या होता है कृत्रिम वर्षा। अगले सवाल को देखते हैं। अम्ल वर्षा कराने में कौन सा तत्व शामिल है? अम्ल वर्षा क्या होता है? जब हानिकारक गैसें वायु में जाके मिल जाती हैं और जब बारिश होती है तो बारिश होने के साथ साथ वो जो हानिकारक गैसें हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं, वो बारिश की बूंदों के साथ मिल जाती हैं और धरती पर आकर के गिरती हैं। तो इस घटना को कहते हैं अम्ल वर्षा। तो वो कौन कौन से खतरनाक केमिकल्स हैं या खतरनाक तत्व हैं जो अम्ल वर्षा के लिए कारक होते हैं, ये आपको बताने हैं। क्या वो सोडियम के डाइऑक्साइड या सल्फर के ट्राइऑक्साइड हैं? दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड और सल्फर के डाइऑक्साइड हैं। तीसरा ऑप्शन है सोडियम के डाइऑक्साइड या सल्फर के डाइऑक्साइड। चौथा ऑप्शन है पोटेशियम के डाइऑक्साइड या फास्फोरस के डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब देंगे आप। तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड और सल्फर के डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है अम्ल वर्षा किस प्रकार का प्रदूषण है? अम्ल वर्षा जो होती है वो किस प्रकार का प्रदूषण है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अम्ल वर्षा किसके कारण? अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अम्ल वर्षा जो होता है कुछ केमिकल के द्वारा हवा में मिल जाने के कारण होता है, और हवा में जब बारिश होती है तो उधर से ही गुजरती है वायुमंडल से होकर के, तो उस जाकर के पानी मिल जाता है। तो जल प्रदूषण का इसमें रोल नहीं है, इसमें रोल है वायु प्रदूषण का। ये देखिए अम्ल वर्षा कैसे होती है। सबसे पहले आप जान गए वायु प्रदूषण है। अब देखिए फैक्ट्रियों से सल्फर के डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड, कार्बन के डाइऑक्साइड निकल रहे हैं और ये हानिकारक गैस ऊपर उठने के साथ हवा में फैल गया। जब उधर से बारिश हुआ तो वो मिल करके एसिड रेन करवा दिया। तो एसिड रेन करवाने से देख लीजिए क्या हो सकता है, जितने भी जीवित चीज़ें हैं उसको नुकसान होगा। इसके बाद जैसे निर्जीव पदार्थ, जैसे ताजमहल का रंग हल्का हल्का मलिन हो रहा है, काला पड़ रहा है। क्यों? यमुना नदी इतनी प्रदूषित हो रही है कि उसके आसपास अम्ल वर्षा होती है। और 19वां सवाल है इकोसिस्टम तथा इकोलॉजी शब्द का किसने दिया है? यानी ये जो शब्द दिया है इकोसिस्टम या इकोलॉजी। इकोसिस्टम कैसे किसे कहते हैं? जहाँ तीनों चीज़ें मिलती हैं, है कि नहीं? तो जहाँ पर जैवमंडल, आपने सुना है जैवमंडल? तो चलिए मैं चित्र में आगे दिखाऊंगा आपको। तो आपको पहले बताने कि ये किसने दिया, डार्विन ने या ओस्लो ने या मेंडल ने या अरस्तु ने? तो इसका सही जवाब है ओस्लो। इकोसिस्टम या तथा इकोलॉजी का शब्द किसने दिया है? तो ओस्लो ने दिया था। चलिए अब इकोसिस्टम आप देख लीजिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर, है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी भी है, यहाँ पर हवा भी है और यहाँ पर ज़मीन भी है। तो यहाँ जो मिलजुल करके सभी रह रहे हैं, एक तो प्राकृतिक तौर पर मिला जुला है और जीव जंतु भी मिलजुल करके, ऐसे जगह को इकोसिस्टम कहा जाता है। और आखिरी सवाल है इस वीडियो का कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 सितंबर को, 1 दिसंबर को या 16 सितंबर को? ओजोन दिवस, इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है 16 सितंबर को।
विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन क्या है? ओजोन एक 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की परत है, जो ऑक्सीजन की परत है। जब 3 ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो ओजोन बनता है, और ये सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को हमें बचाता है कि नहीं? तो ये थे कुछ बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे ईबीएस में, और ये झारखंड टेट के लिए था। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको क्या करने हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मेरा इंतज़ार करें, बहुत जल्द मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।